ये वैल्यूज़ इस वजह से भी फिक्स नहीं होती क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो बहुत सारी टाइप्स का है। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बिलोंग करती हो, यानी कि आपके पास जो है वो टेक्सचुअल डेटा हो। आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अरेबिक में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है। इसी तरह से आपके पास कोई प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर विजन की हो सकती है। मीन कि आपके पास इमेजेस का डेटा हो सकता है, आपके पास ऑडियो डेटा हो सकता है, इवन कि आपके पास जो है वो वीडियो डेटा हो सकता है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारा स्ट्रक्चरल डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लॉजिस्टिक का डेटा है, आपके पास हाउसिंग प्राइसेस का डेटा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ का डेटा जो है, डिफरेंट नेचर्स का जो डेटा है, ये इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप हर दफ़ा या हर जो नई प्रॉब्लम्स में जब आप जाते हैं तो आप इन हाइपर पैरामीटर्स को खुद से नई वैल्यू दें और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो सूटेबल्स होंगी। किसी एक जगह पे वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है, हो सकता है किसी दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए वो चीज़ जो है वो अच्छी परफॉर्म ना करती हो। तो हमने इसके अंदर जो है सबसे पहले जब भी हम कोई नेटवर्क जो है वो स्टेब्लिश करते हैं तो मशीन लर्निंग के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। एक ट्रेनिंग डेटा होता है जिसके ऊपर आप मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिसके ऊपर आप कोई कॉस्ट निकालते हैं, कोई लॉस निकालते हैं। उस लॉस को फिर आप डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व करके हर दफ़ा वेट्स में से कोई चीज़ें माइनस या प्लस करते हैं और इस तरह से आपके वेट्स जो हैं वो ट्यून होते रहते हैं। जब आप अच्छे तरीके से उसको ट्यून कर लेते हैं विद डिफरेंट आइट्रेशंस, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको टेस्ट डेटा के ऊपर उसको चला के देखते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है। तो नॉर्मली जब हम मशीन लर्निंग के अंदर डेटा की डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो डेटा की डिवीजन है वो हमेशा हमेशा या नॉर्मली यूजुअली 70 और 30% होती है। ओके। लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम डेटा जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम तीन पोर्शंस के अंदर जो है वो हमारा अपना डेटा जो है वो उसको डिवाइड करेंगे। वन इज़ ट्रेनिंग सेट, अदर इज़ डेप सेट एंड थर्ड वन इज़ द टेस्ट सेट। तो ट्रेनिंग सेट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, डेप सेट के अंदर हमारे पास थोड़ा डेटा होता है और टेस्ट के अंदर हमारे पास थोड़ा डेटा होता है। डेप सेट को बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी लिटरेचर की बुक्स में होल्ड आउट डेटा भी कहा जाता है। इसको क्रॉस वैलिडेशन डेटा भी कहते हैं, इसको डेवलपमेंट सेट भी कहते हैं, इसको डेप सेट भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जो कि इस डेटा के लिए जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं। ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट के अंदर जब हम डेटा जो है वो डिवाइड करते थे तो नॉर्मली जो हमारे पास डेटा है वो इस शेप में होता था। इस शेप में क्या कि हमारे पास 100 टोटल सेट है, या हमारे पास 1000 का ट्रेनिंग सेट है, या हमारे पास 10,000 का ट्रेनिंग सेट है। तो अगर हमारे पास 100 का है तो हमारे पास 70 जो है वो एग्जाम्पल जो है वो ट्रेनिंग के लिए होती थी और 30 जो है वो टेस्ट के लिए होती थी। इसी तरह अगर 100 है तो हमारे पास 700 का ट्रेनिंग सेट होगा और 300 का जो है वो टेस्ट सेट होगा। तो लेकिन अगर मैं इसको तीन में डिवाइड करूँ तो नॉर्मली रफली डिवीजन ये है कि 60% हमारे पास ट्रेनिंग सेट है, 20% हमारे पास डेव सेट है और 20% हमारे पास जो है वो टेस्ट सेट है। ये मशीन लर्निंग की बात है। लेकिन जब हम डीप लर्निंग के अंदर आते हैं तो हमारे पास डेटा जो है वो बहुत ह्यूज डेटा होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए बिग डेटा। और डेटा जो है वो हमारे पास लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस या बिलियंस में चला जाता है। तो जब हमारे पास बिलियंस या मिलियन में चला जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब एक मशीन को ट्रेन कर लेते हैं तो आपके पास डेव सेट या टेस्ट सेट बहुत कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल 60 20 20 ही रखते हैं और हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई 1 मिलियन का डेटा सेट है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम ये डेटा की पोर्शन ये कर लेते हैं
अगर तो हम ये करते हैं तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास 60,000 जो है वो, सॉरी 60,000 कह दिया, ये टोटल कितना बना, 6 लाख जो है वो हमारे पास ट्रेनिंग सेट होगा, और हमारे पास 2 लाख जो है वो टेस्ट डेव सेट होगा, और 2 लाख जो है वो हमारे पास टेस्ट सेट होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने मशीन को जब ट्रेन कर लिया है तो इसके पास हम ये चाहते हैं कि हमारे पास डेव सेट और टेस्ट सेट जो है वो बहुत छोटे हों, जिसके ऊपर हम ट्रेन कर सकें, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होनी चाहिए जिसके ऊपर हम इसको जो है वो टेस्ट कर सकें। तो रफली डिविजन्स कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि 98% जो है वो आप ट्रेनिंग सेट रखें, 1% जो है वो आप डेव सेट रखें, और 1% जो है वो आप टेस्ट सेट रखें। अगर आप इतना रखते हैं तो देन आपके पास फिर भी आपके पास जो डेव सेट है वो 10,000 होगा, और आपके पास जो ट्रेनिंग सॉरी टेस्ट सेट है वो भी 10,000 होगा, इवन दो कि हमने ये प्रोपोर्शंस बहुत कम कर दिए। तो ये भी मुमकिन है कि आप इससे भी कम कर दें। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आपका 99.5% जो है वो ट्रेनिंग सेट होगा, 0.4% ओनली जो है वो डेव सेट होगा, और 0.1% जो है वो आपका टेस्ट सेट होगा। फिर हो सकता है ये एक सूटेबल एग्जांपल हो। तो बिग डेटा सेट के अंदर आप हमेशा अपना जो है, जो ट्रेनिंग सेट है, जो डेव सेट है और जो टेस्ट सेट है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो खुद सेट करते हैं, और ख़ुद इस तरह से सेट करते हैं कि आपके पास जो डेव सेट है और जो टेस्ट सेट है उसके अंदर फ्यू हंड्रेड एग्जांपल्स हो, बाकी सारी की सारी जो है वो ट्रेनिंग सेट के अंदर जो है, ट्रेनिंग सेट के जो है वो अंदर होगी। ओके, दिस इज़ अबाउट द डेटा सेट के अंदर क्या आप इस तरह से डेटा सेट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि इस एग्जांपल के अंदर ये बताया गया है कि आप जब भी ट्रेनिंग सेट के अंदर या टेस्ट सेट के अंदर जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा सेट जो है वो इकट्ठा करते हैं तो वो डिफरेंट सोर्सेज से करते हैं, वो डिफरेंट कॉर्पसेज से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह से कैट की पिक्चर्स ली, आप कंप्यूटर विजन के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, तो आपने जो कैट की पिक्चर्स ली हैं तो आपने ट्रेनिंग सेट के अंदर जो डेटा लिया है वो आपने क्या किया कि डिफरेंट वेब पेजेस को क्रॉल किया और उसके ऊपर से जो इमेज है वो रिट्रीव कर लिया। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे आपने डेटा लिया। लेकिन जब आपने डेव सेट के लिए या टेस्ट सेट के लिए इकट्ठा किया तो आपने कोई ऐप यूज़ की और उस ऐप के थ्रू जो है वो डेटा इकट्ठा किया, और वो आपने टेस्ट सेट में या डेव सेट के अंदर जो है वो रख लिया। तो इससे नॉर्मली ये होता है कि जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपका ट्रेनिंग सेट के ऊपर जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता डेव सेट के ऊपर या टेस्ट सेट के अंदर, क्योंकि उस तरह का डेटा उसने पहले देखा ही नहीं है या उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जो कि इमेजेस के अंदर नॉर्मली जो ऐप के थ्रू डेटा लिया गया था उसमें आती है। तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा लेंगे, कि आप सबसे पहले इस डेटा को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप वहीं से ट्रेनिंग सेट लेंगे, और वहीं से आप डेव सेट और टेस्ट सेट जो है वो लेंगे। अदरवाइज आपकी जो एक्यूरेसी है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आपको क्योंकि आपका सारे का सारा तीनों पोर्शंस का जो डेटा है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट वन, जब आप मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग के अंदर वन ऑफ द टू कॉमन प्रॉब्लम इज बायस एंड वेरिएंस। बायस और वेरिएंस को आप पहले देख चुके हैं। बायस क्या होता है? बायस आपके पास वो प्रॉब्लम्स होती है जो कि नॉर्मली अंडरफिट होती है, कि आपकी जो आपका जो फंक्शन है वो बिल्कुल लीनियर टाइप का है, जबकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो नॉन लीनियर टाइप की है, जो कि उसकी डेटा सेट को आपको कवर नहीं करती,
तो आप नॉर्मली, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो अंडर फिट आता है, यानी कि वो बहुत कम रिजल्ट, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। दैट इज ए हाई बायस। कि आप वेरिएंस, नॉर्मली हाई वेरिएंस मीन के आपका जो फंक्शन है या जो आपका सेटअप है पूरे का पूरा डीप लर्निंग का, वो ओवरफिट है। कि उसने ओवरफिट मीन के आपके ट्रेनिंग सेट के ऊपर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन और उसने उसको मेमोराइज कर लिया, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल डेटा के ऊपर चलाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं आती जितनी उसने ट्रेनिंग सेट के ऊपर जो है वो क्लेम की होती है। तो नॉर्मली इस तरह की शेप्स होती है कि हाई बायस के अंदर आपके पास सिंपल एक लाइन है जो कि इन दोनों को जो है वो क्लासीफाई अच्छे तरीके से नहीं कर रही। बहुत सारी एग्जांपल्स अदर वे अराउंड जो है वो दूसरी साइड पे पड़ी हुई है। एंड हाई वेरिएंस के अंदर आपका जो मॉडल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसने हर एग्जांपल को कैटर किया हुआ है। लेकिन आप इतना भी आइडियलाइज नहीं अफोर्ड करते कोई भी मॉडल, क्योंकि अगर इतना मॉडल आइडियलाइज होगा तो वो इतनी आइडियली जो है वो एक्चुअल सेटअप के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हमेशा आप कॉम्प्लिकेटेड लाइन को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमेशा लाइन जो है वो जनरलाइज होनी चाहिए, वो इतनी जिगजैग के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो लाइंस हैं नॉर्मली ओवर फिट डाटा को प्रोड्यूस करती हैं। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास एक जनरलाइज लाइन हो जिस तरह की ये सेंटर में है, और इसके अंदर आपके पास एक लाइन है जो कि आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद ये एक्सेप्टेबल लाइन है, क्योंकि ये एक जनरलाइज पैटर्न है जिसके अंदर एक या दो एरर्स हैं। आपका सर्कल जो है वो दूसरी साइड पे है और आपका क्रॉस जो है वो इस साइड पे है, लेकिन ये एक जस्ट राइट लाइन है जो आपकी ट्रेनिंग सेट के ऊपर और आपके एक्चुअल डेटा के ऊपर इक्वली परफॉर्म करेगी। बायस और वेरिएंस को की ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आपका एक सिस्टम है और वो फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग सेट के ऊपर 1% उसकी एरर है, ठीक है। जबकि जब आपने उसको डेप सेट के ऊपर चलाया तो उसकी उसकी एरर जो है वो 11% हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगा? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर हाई वेरिएंस हो गया। हाई वेरिएंस कैसे है? सर ट्रेन पे वो काम कर ही नहीं रहा और टेस्टिंग पे वो काम कर रहा है। ओके, ट्रेन तो वो हुआ ही नहीं है ना सीरियल। ओके, चले, ये मैंने रैंडमली कह दिया था। आपकी ट्रेनिंग सेट 1% थी, ठीक है, और आपकी डेप सेट के ऊपर उसने बहुत ज्यादा एरर प्रोड्यूस की। तो ये क्या हो गया? हाई बाय हाई ओवरफिट हो गया। उसने पहले कहा जी 99% एक्यूरेसी है, लेकिन जब आपने उसको एक्चुअल डेटा के ऊपर चलाया तो उसने कहा नहीं जी ये तो 79 है, 89 है, 11% एरर आ गई। अच्छा, ये दूसरी चीज है, ये क्या चीज है कि आपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर 15% है जबकि एक्चुअल डेटा के ऊपर आपका 16% है। तो ये क्या है? सर अंडर फिट हो जाएगा। हम्म, सर जस्ट राइट इसको आएगा। आप ये बताएं कि ये हाई बायस है, हाई बायस है। यस, हाई बायस मीन के इसकी एक्यूरेसी पहले ही अच्छी नहीं है। 15% पहले ही बहुत ज्यादा एरर है उसके अंदर। अ, अच्छा, लेकिन उसका जो एक्चुअल डेटा के ऊपर चल रहा है तो वो क्या है? ये है, ये तकरीबन उतनी ही है जितनी जितनी ट्रेनिंग सेट के ऊपर थी। ये इसको कह सकते हैं हम कि ये हाई बायस है लेकिन लो वेरिएंस है।
लो वेरिएंस क्यों है? क्योंकि ये ट्रेनिंग सेट के करीब तरीन है, इवन दो कि इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये उससे वेरी नहीं कर रहा जो ट्रेनिंग सेट ने इसको कहा था कि इतने परसेंट है। ये जो पहला रिजल्ट है ये क्या था, ये जरा बताएंगे। ये हाई वेरिएंस है और बाकी क्या है? लो बाइस। जी, ये लो बायस होगा, बताएं जरा। यस, लो बायस। ठीक है, पहला लो बायस है और हाई वेरिएंस है, दूसरा हाई बायस है और लो वेरिएंस है। नो, द थर्ड वन इज इसकी एरर जो ट्रेनिंग पे है वो 15% है, जबकि उसकी एरर जो है वो एक्चुअल डेटा के ऊपर 30% है। यानी कि उसने ट्रेनिंग सेट के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जबकि उसके एक्चुअल सेट के ऊपर उससे भी बुरा परफॉर्म किया। ये हाई बायस है और हाई वेरिएंस है। ओके, फोर्थ वन कि ट्रेनिंग सेट के ऊपर 0.5% एरर थी, बहुत अच्छी बात है, 99.5% एक्यूरेसी है। और एक्चुअल डेटा के ऊपर 1% एरर थी। तो ये क्या है? लो बायस है क्योंकि कम एरर दी है उसने, लेकिन जब उसको एक्चुअल डेटा के ऊपर परफॉर्म किया गया तो फिर भी वो इतना डेविएट नहीं कर रहा था ट्रेनिंग सेट के अकॉर्डिंग। बहुत माइनर सा 0.5 का डिफरेंस है। तो ये चीज जो है वो लो बायस और लो वेरिएंस है। आपको एक्चुअल में ये चीज चाहिए होती है कि जब आप किसी मॉडल को बनाएं तो वो लो बायस है और लो वेरिएंस हो, तो ये सबसे अच्छा है। कि लो बायस का मतलब है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी, और लो वेरिएंस का मतलब है कि ये उससे डेविएट नहीं कर रहा जो इसने ट्रेनिंग सेट के अंदर कम इसमें क्लेम की थी। ये बात क्लियर है? बताइए। ये क्लियर है? ये चारों एग्जांपल्स क्लियर है ना? सर है हाई ये? यस सर। वेरिएंस के साथ अंडर फिट है या ओवर फिट? किसके साथ? हाई वेरिएंस के साथ फर्स्ट जो अ, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में अगर आप देखें तो ये लो वेरिएंस है, सॉरी लो बायस है। लो बाइस है। हाँ, लो बायस है ना। लो बायस है कि उसने एरर तो 99% उसने एक्यूरेसी दी है, जी। एक लो बायस है, लेकिन हाई वेरिएंस है। जो ही उसको एक्चुअल डेटा के ऊपर चलाना शुरू किया तो वो उसने डेविएशन बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, हाई वेरिएंस आ गया। क्लियर है? नहीं? रोक दें? सर मेरा क्वेश्चन अंडर फिट और ओवर फिट का था ना। हाँ, अंडर फिट और ओवर फिट का। ये दोनों चीजें जो है, बायस नॉर्मली जो हाई बायस है, ठीक है, हाई बायस का मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी शुरू में ही पूरी नहीं है, तो वो अंडरफिट मॉडल होगा। ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है, ये क्या होगा? ये अंडर फिट होगा। ये अंडरफिट होगा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं हाई वेरिएंस है। चलें, पहले एग्जांपल को छोड़ दें, अगली तीनों देखते हैं। 15% एरर है ट्रेनिंग पे, 16% एरर है उसके ऊपर उसके ऊपर जो डेवलपमेंट जो एक्चुअल सेट है। यानी कि पहले हाई बायस है क्योंकि वो एरर को अच्छे तरीके से कैटर नहीं कर रहा। अब देखें, उसकी वैल्यू तो उसकी भी उतनी ही है, 16% है, लेकिन हमने कहा लो वेरिएंस है। क्यों कहा?
क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सीधी है। दूसरी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। थर्ड एग्जाम्पल देखें। अच्छा ये मुझे बताइए, ये मॉडल क्या है? ये अंडरफिट है ना? यस सर। ये अंडरफिट। अच्छा, और ये मॉडल बताएं ये क्या है? ये भी अंडरफिट है, ठीक है, ये अंडरफिट है क्योंकि, अच्छा ये जो पहली पहली लाइन देखी ना, जिसमें वैल्यू ज्यादा है वो अंडरफिट होंगे। इसमें ये अंडरफिट है, ये अंडरफिट है, ये अंडरफिट नहीं है, ये अंडरफिट नहीं है। अब दूसरा देखना है कि दूसरे में जो आपकी एरर आ रही है वो कितनी आ रही है, ये वाली। अगर तो इसका फर्क उससे ज्यादा है तो ये ओवरफिट है। अगर उससे फर्क ज्यादा नहीं है तो फिर ये ओवरफिट नहीं है। ये देखें 1% था, ये 10%, बहुत ज्यादा डिफरेंस। 1% और 10% का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाई वेरिएंस, ओवरफिट है। कि पहले इसने क्लेम तो बहुत कर लिया कि 99% मेरी एक्यूरेसी है, लेकिन जब एक्चुअल पे चला के देखा तो चलता ही नहीं था, सही नहीं चलता था। अब ये जो चीज है इसमें भी देखें कि आप देखें कि वैल्यू जो है वो, ये आपको लगता है कि बहुत कम है, ठीक है, लेकिन आपके इसकी देखें, लेकिन जो ट्रेनिंग एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर चलता था वो भी कम है। तो लो बायस और लो वेरिएंस क्या होगा? जस्ट राइट होगा, जस्ट राइट, ठीक है। जबकि ये जो मॉडल है ये अंडरफिट है, ये अंडरफिट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये दोनों अंडरफिट है, और ये मॉडल जो है ये ओवरफिट है। ये ओवरफिट है, ये दोनों अंडरफिट है, और ये जस्ट राइट है। अब बताएं क्लियर है कि नहीं? यस सर, हो गया clear। जो ह्यूमन एरर्स नॉर्मली 0% होती है, और सम टाइम ये 0.01% भी होती है, 0.01%। और ह्यूमन एरर्स को सम टाइम बेस एरर भी कहते हैं, बहुत सारे लिटरेचर में इसको बेस एरर लिखा। ओके, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक आपने मॉडल बनाया और उस मॉडल को आपने कहा कि ये हाई बायस है, ठीक है, तो जब हाई बायस होता है तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप ट्रेनिंग सेट के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। हाई बायस हमेशा ट्रेनिंग सेट, बायसनेस प्रॉब्लम ट्रेनिंग सेट के ऊपर आती है, जबकि वेरिएंस प्रॉब्लम जो है वो हमेशा डेव सेट के ऊपर या एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर होती है। सबसे पहले आप मशीन को ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद आप ये देखते हैं कि ये हाई बायस है, तो आप क्या करते हैं? हाई बायस मीन क्या अंडरफिट। बढ़ाते हैं? तो आप क्या करते हैं, आप बिगर नेटवर्क ले लेते हैं। बिगर नेटवर्क्स का क्या मतलब है कि आप उसकी नंबर ऑफ नोड्स को ज्यादा करते हैं या नंबर ऑफ लेयर्स को ज्यादा करते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग सेट के जो डेटा है उसको ज्यादा करें। आपके पास 100 एग्जाम्पल थी, आप उसको 500 एग्जाम्पल्स के साथ ट्रेन करें, क्योंकि उसको इनफ डेटा ही नहीं मिला। या आप न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर चेंज करते हैं, आप कोई नया न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च करते हैं। तो अभी क्योंकि हमने सिंपल एक ही बना रहे हैं कि ये नोड्स होती हैं, ये लेयर्स होती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे आर्किटेक्चर प्रपोज हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे जाके। तो या आप ये कहते हैं कि ये जो मैं न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर यूज कर रहा हूँ ये इसके लिए फिट ही नहीं है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप और करते हैं। अगर आपका
कोई भी बनाया हुआ सेटअप जो है वो हाई बायस है। अगर वो हाई बायस नहीं है तो फौरन आप क्या करते हैं, आप उसको, अगर वो हाई बायस नहीं है इसका मतलब है कि वो ठीक है, तो आप उसको जो है वो एक्चुअल डेटा के ऊपर, डेप्थ सेट के ऊपर या टेस्ट सेट के ऊपर उसको जो है वो देखते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। वहां आप चेक करते हैं कि क्या हाई वेरिएंस है कि नहीं है। तो आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। अगर नो में है तो इसका मतलब है लो बायस है और लो वेरिएंस है, तो इसका मतलब है आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपकी हाई वेरिएंस है तो फिर आप क्या करते हैं इसके अंदर भी आपको मोर डेटा चाहिए होता है, और ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका सिस्टम जो है वो हाई वेरिएंस रखता है तो आपने एक टेक्निक पढ़ी थी रेगुलराइजेशन, जिसको आज हम दोबारा भी पढ़ेंगे। तो आप रेगुलराइजेशन यूज़ करते हैं। रेगुलराइजेशन क्या थी, लैम्डा ओवर एम इस तरह से था, और फिर डब्ल्यू का स्क्वायर कुछ इस तरह की टर्म थी, वो आप ऐड करते हैं। या आप न्यूरल आर्किटेक्चर की, नए न्यूरल आर्किटेक्चर की जो है वो सर्च करते हैं। तो ये नॉर्मली हम मशीन लर्निंग के अंदर ये काम करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर एक बड़ा मिथ था कि अगर आप बायस को बहुत ज़्यादा लो करते हैं तो वेरिएंस हाई हो जाता है, वेरिएंस को लो करते हैं तो बायस हाई हो जाता है। दिस इज अ ट्रेड ऑफ, कि एक चीज को आप लो करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज हर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप दूसरी चीज को लो करना चाहते हैं तो पहली चीज जो है वो हर्ट होना शुरू कर देती है। तो फिर आप कहते थे कि आप किसी किसी जगह पे जाके मुत्फिक हो जाए, एग्री हो जाए कि अच्छा इतनी की बायसनेस भी ठीक है और इतनी की वेरिएंस भी ठीक है। लेकिन आपका जो बिगर न्यूरल नेटवर्क्स हैं जितने भी आपके ये जो बिगर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो बायस है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग द वेरिएंस। ठीक है, कि आप अपनी बायसनेस को रिड्यूस करें। बायसनेस को रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता था, आपने कहा था कि बिगर नेटवर्क यूज़ करें, आप ज़्यादा लेयर ऐड करना शुरू करते हैं, ज़्यादा यूनिट्स यूज़ करने, ट्रेनिंग सेट को ज़्यादा करना है। लेकिन आपकी वेरिएंस जो है वो भी इंक्रीज नहीं होगी अगर आप उसके साथ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेगुलराइजेशन को यूज़ कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो वेरिएंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपका सिस्टम जो है वो हाई बायस नहीं हो सकता। हाई बायस का मतलब है अंडरफिट नहीं हो सकता। अगर आप अंडरफिट होता है तो आप उसकी नंबर ऑफ नोड्स को ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ लेयर्स को ज़्यादा कर दें, और आप ये क्लेम करते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आपके पास लार्जर डेटा सेट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है हाई बायस प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हाई बायस प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगला मसला ये है कि ये ना हो कि आप नंबर ऑफ लेयर्स को जब ज़्यादा करते हैं तो वो ओवरफिट हो जाए, हाई वेरिएंस हो जाए। तो अब हाई वेरिएंस को नॉर्मली डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिस्टम हाई बायस अंडरफिट नहीं होते बल्कि ओवरफिट हो जाते हैं। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। अब देखना ये है कि ओवरफिट प्रॉब्लम्स को कैसे कैटर किया जा सकता है डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर। देयर आर मेनी टेक्निक्स टू कोप अप विद दिस हाई वेरिएंस। वन ऑफ देम इज रेगुलराइजेशन। जी, रेगुलराइजेशन क्या थी कि जब आप कॉस्ट को या लॉस को कंप्यूट करते थे, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, तो आपके पास ये वाली चीज होती थी। इसके अंदर आपने ये वाली चीज ऐड की, आप बल्कि तो ये वाली चीज ऐड होनी चाहिए थी, ये वाली चीज आपने ऐड की। आपके पास वेट थे और बायस था, दो टर्म्स थी। इन दोनों को आप लॉस के अंदर ऐड करते थे और ये उसका फॉर्मूला था। इसको हमने स्टडी भी किया था लेकिन इसको दोबारा कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये आपका स्केयर है, और नीचे वाला जो है ये 2 आप वैसे ही लिखते हैं। 2 आप इसको इस वजह से लिखते हैं क्योंकि इसको L2 नॉर्मल
रेगुलराइजेशन कहते हैं। इसके मुकाबले में एक L1 रेगुलराइजेशन भी होती है, जिसके अंदर आप जो है वो W का स्क्वायर नहीं लेते बल्कि W को मॉड लेते हैं। नॉर्मली L2 इज मोर प्रेफर एज कम्पेयर टू L1, इसलिए L1 को हम स्किप कर देते हैं और L2 को हम स्टडी कर लेते हैं। L2 के अंदर आप जो है वो W का स्क्वायर जो है वो ऐड करते थे, इसके साथ B का स्क्वायर जो है वो ऐड करते थे। बी का स्क्वायर नॉर्मली ओमिट किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, क्योंकि बी जो है वो हमेशा हमारा जो बायस है नॉर्मली एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट डजंट मैटर। लेकिन जब आप डब्ल्यू स्क्वायर की बात करते हैं तो डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है और आप इसको एक और डब्ल्यू मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते वक्त आप इसकी डायमेंशन का ख्याल रखेंगे, तो नॉर्मली डब्ल्यू स्क्वायर इसके बराबर होता है कि डब्ल्यू ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू, इन दोनों को देंगे तो वो उसी इसको स्क्वायर कर देगा। हमेशा से डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू ही होता है। ये आपके पास टोटल जो है एक चीज थी जो कि आपके हाई वेरिएंस को कंट्रोल किए रखती है। कंट्रोल कैसे करती है ये बात जरा स्टडी करनी है। इसको पहले ये देख लेते हैं, ये कंट्रोल कैसे करती है। अगर कहीं पे हो, इस स्लाइड को पढ़ने से पहले ये कंट्रोल कैसे, इस चीज को क्या कहते हैं, अगर आपको कोई याद हो, किसी एक को याद हो, इस टर्म को क्या कहते थे? बच्चों क्या कहते थे? वेट पेनल्टी को याद आया? वेट पेनल्टी, ठीक है। हमारी ये क्या फंक्शन था, ये कोई चले मुझे ये बताओ, ये कौन सा फंक्शन था? कौन सा फंक्शन था ये? एनीवन? किसी को नहीं पता ये कौन सा फंक्शन? फंक्शन है शायद। जी जी, कॉस्ट फंक्शन था। इस कॉस्ट फंक्शन का पर्पस क्या था? क्या आपके लॉस को कम करे, ठीक है। आइडियल लॉस कम कितना होगा? आइडियल लॉस कम कितना होगा कि लॉस जीरो हो जाए, ठीक है। अगर लॉस जीरो हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपकी उसने हर प्रॉब्लम को याद कर लिया है, मेमोराइज कर लिया है, और आपका सिस्टम जो है वो ओवरफिट हो गया। जबकि आप ये चाहते थे कि ये सिस्टम ओवरफिट ना हो, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस रहे जो उसकी लाइन को जनरलाइज कर दे, जनरल पैटर्न में बता दे कि अच्छा ये वाली लाइन ठीक है, लेकिन इतना याद ना कर ले कि एरर को जीरो ही कर दे। तो हमने क्या किया था, इसके अंदर ये वाला लॉस ऐड कर दिया था, ये अपनी तरफ से हमने फनकारी लगाई और इसके अंदर लॉस ऐड कर दिया ताकि ये कभी जीरो ना हो, क्योंकि ये टर्म तो किसी ना किसी वक्त हो सकता है जीरो कर। तो इसको हम क्या कहते थे? वेट पेनल्टी। यस, ठीक है, वेट पेनल्टी, या समटाइम हो सकता है वेट डिके भी कहते हैं, ये वाला लिखा हुआ है। क्या हम कुछ ना कुछ वेट जो है वो ऐड करते रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके साथ एक हाइपर पैरामीटर यूज करते थे, ये वाला। इसको क्या कहते थे? लैम्डा। ये लैम्डा क्या करता था, ये आपके ये जो वेट पेनल्टी है उसको बैलेंस करता रहता था, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो कि हम इस तरह से लिखते थे, W
इज इक्वल टू W माइनस अल्फा DW। एक्चुअली में ये जो चीज ये कैलकुलेट, ये पूरी जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये मिलके एक्चुअली DW कैलकुलेट करती थी, वेट की वेरिएंस को, और इसको आप माइनस करते थे। ठीक है, अगर DW बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो आप क्या होगा, आपका जो एक्चुअल वेट है वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। इस W में से बहुत ज्यादा W माइनस कर दिया जाए जो कि इसके करीब तरीन ही हो, तो आपका ये जो फंक्शन है, ये जो वेट इतने कम हो जाएंगे, ये वेट आस्ता आस्ता होते होते 0 हो जाएंगे। अगर ये 0 हो जाए, सारे वेट 0 हो जाए, किसी भी न्यूरल नेटवर्क के वेट 0 हो जाए, तो मॉडल क्या होगा, मॉडल लीनियर हो जाएगा। आपका आपका मॉडल अंडर फिट हो जाएगा। इसलिए आप इस लेमडा की वैल्यू को बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि पहले ये स्केयर हुआ, इसके साथ आपने लेमडा बहुत बड़ी अमाउंट रख दी, जिससे आपका ये वेट जो है वो 0 होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा इस लेमडा को किसी एक ऐसी जगह पे फिट करते हैं कि ये वेट को 0 भी ना कर दे, क्योंकि आपका फिर मॉडल बिल्कुल ही लीनियर हो जाएगा। पहले ओवरफिट था, ओवरफिट का मतलब है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जब आप लेमडा बहुत ज्यादा रख देंगे तो ये आपको अंडर फिट कर देगा। इसलिए आप इसकी ट्यून को किसी ना किसी जगह पे सेट करते हैं, ताकि ये एक मुनासिब सा हर वक्त वेट पेनल्टी डालता रहे, बहुत ज्यादा ना डाले। ये हो सकता है वेट पेनल्टी बहुत ज्यादा हो, तो आप यहाँ पे इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि वो इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दे। इसी जगह पे 0.05 है, इसी इस ये एक गेज है जो कि आप डेव सेट के अंदर बार बार इसकी डिफरेंट वैल्यूज दे के देखेंगे कि कहाँ पे जाके मॉडल हमारा सेट होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, कि आप इन जो हाइपर पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज को विद द टाइम ऑफ विद द एक्सपेरिमेंट, आप इसकी वैल्यूज को विद एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ चेंज करते जाते हैं, और किसी जगह पे जाके इसकी वैल्यू जो है वो ठीक जाके जो है वो सेट हो जाएगी। तो आप हर दफा एक वेट पेनल्टी इसके अंदर ऐड करते जाते हैं, कुछ ना कुछ लॉस ऐड करते जाते हैं। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी। इसको दूसरे तरीके से भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये वाला, ये सर्कल की इक्वेशन है बेटा जी, आपको अगर याद हो। सर्कल की इक्वेशन, ये एक सर्कल है, इसका हो सकता है रेडियस 5 हो, इसका हो सकता है 10 हो, इस तरह से। और हमारा एक और फंक्शन था जिसको हम कॉस फंक्शन कहते थे, हाइपोथेसिस कहते थे। ये हमारे पास कोई कंटूर प्लॉट था। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं एक्स और वाई, x1 और x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे थी, इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। ये दूसरी तरीके है, डिफरेंट लिटरेचर में ये भी किसी जगह पे था। तो आपके ये दोनों फंक्शंस अपने अपने सेंटर की तरफ इसको खींचेंगे, ये यहाँ पे खींचेगा और ये यहाँ पे खींचेगा, और इसी के साथ आपके W1 भी है और W2 भी है। तो जिसके वेट ज्यादा होंगे, एक्चुअली में वो चीज जो है वो आपकी ओवरफिट कर रही होती है, क्योंकि जिसका वेट ज्यादा होगा, एक चीज के वेट के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक के साथ 10 हो रहा है, तो 100 वाला वेट अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। एक्चुअली में वो चीज आपको आपके जनरलाइज पैटर्न को ओवरफिट कर रहा होता है। एक्चुअली जरूरत है कि उसको कम किया जाए। तो फिर आप क्या करते हैं कि 100 में से आप कहते हैं जी कि 20% कम हो जाए, तो 20% जब 100 का निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जबकि 10 का 20% जो है वो बहुत थोड़ा होता है। तो नॉर्मली होता ये है कि आप इसको, आपके जो वेट बहुत ज़्यादा है वो ड्रॉप होके इस तरह आ जाएंगे, अगर ये वाले ज़्यादा हुए। अगर ये वाले ज़्यादा हुए तो ये इस तरह से आ जाएगा। यानी कि एक चीज़ का वेट बहुत जल्दी गिरता है और एक का वेट बहुत थोड़ा थोड़ा करके गिरता है, और आप आस्ता आस्ता यहाँ आना शुरू कर देते हैं।
इस तरह से भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो आप दोबारा देखें। लेकिन एनीवे ये लॉ सेट कर रहा होता है। तो इसको समटाइम L2 नॉर्म कहते हैं और समटाइम फोबिनियस नॉर्म भी कहते हैं, फोबिनियस नॉर्म भी कहते हैं। तो जब आप DW कैलकुलेट करते हैं तो होता ये है कि बैक प्रोपोगेशन के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप क्या करते हैं, इस लैम्डा WL को जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं। बैक प्रोपोगेशन के अंदर ये चीज इसके अंदर ऐड होती है, 2 2 के साथ कट जाता है और स्क्वायर यहाँ से निकल जाता है। तो ये चीज इस तरह से बैक प्रोपोगेशन में होती है। तो WL इज इक्वल टू WL माइनस अल्फा, वही अल्फा ये अंदर ये DW है कि बैक प्रोपोगेशन की जो भी वैल्यू आई उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो उसके अंदर ऐड कर दी। तो WL माइनस इसको खोल लिया गया, तो ये अल्फा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये जो रकम थी ये वाली अमाउंट है, इसमें से 1 माइनस अल्फा, ये WL ये निकाल लिया कॉमन और बकाया ये बच गया। तो आपके पास वेटिंग डिके की जो इक्वेशन विद रेगुलराइजेशन जो है वो ये बनी बनती है। आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं कि बैक प्रोपोगेशन पे जो भी वैल्यू आई, ऑब्वियसली ये DW होगी जो भी आपने निकाली थी। तो आप 1 माइनस अल्फा इंटू लेमडा ओवर m इंटू जो आपके वेट थे उसके साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस करें अल्फा और DW। तो ये ऐसी इक्वेशन है जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर या किसी भी न्यूरल नेटवर्क के वेट के अंदर ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है ये यूज हो सकती है, जो कि रेगुलराइजेशन के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं। इससे पहले जो आप यूज करते रहे हैं वो बैक प्रोपोगेशन आप करते थे, लेकिन बैक प्रोपोगेशन के अंदर रेगुलराइजेशन नहीं थी। अगर आप रेगुलराइजेशन को ऐड करनी है तो ये वाली लास्ट लाइन जो है ये आपको एल्गोरिथम में जो है वो ऐड करनी होगी, तो आपका फंक्शन जो है वो सही चलेगा। ठीक है, ये वैसे जो रेगुलराइजेशन है ये काम कैसे करती है, ये थोड़ी सी उसकी इंट्यूशन है कि आपके पास ये कोई न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे वेट्स हैं और हर बहुत सारी लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अंदर, अच्छा, ये इन लेयर्स के अंदर होता ये है कि बहुत सारे वेट्स जो हैं वो अगर सारे के सारे काम करते रहे हो तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। लेकिन बहुत सारे वेट्स को जीरोस होने की जरूरत है, बहुत सारे वेट्स को जीरो होने की जरूरत है। तो जब वो जीरो होते हैं तो आपका एन एक्चुअल में वो वाले वेट्स जो कि नॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं, वो वाले वेट्स को जरूरी होता है कि वो सारे के सारे जो है वो जीरो हो जाए। जो एक्चुअल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपके सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ वही वेट्स होंगे। तो हो सकता है कि जब आप रेगुलराइजेशन करें तो ये सारे वेट्स जीरो हो जाएं और आपका एक्चुअल नेटवर्क्स में ये वाले वेट्स ही कंट्रीब्यूट करें। तो इस तरह से बहुत सारे वेट्स जीरो होने से आपका फंक्शन जो है वो लो बायस और उसके साथ साथ लो वेरिएंस भी जो है वो हो जाता है। कि रेगुलराइजेशन न्यूरल नेटवर्क्स में बेतहाशा वेट्स होते हैं, बेतहाशा लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में वो सारे उन वेट्स को जीरो कर देता है जो कि आपके लॉस, जो कि आपको बहुत ज्यादा नॉइस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो ओवरफिट हो जाता है। This was the one technique. Second trick techniques, dropout regularization. Dropout regularization says कि आपके पास बहुत सारे वेट्स हैं, इन वेट्स में से आप लैम्डा या इस तरह की चीज़ों को यूज करने की बजाय आप एक्सप्लिसिटली कुछ वेट्स को जो है वो स्किप कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये वेट्स हैं, ये आपके पास, तो आप ये कहते हैं कि इसमें से आधे वेट्स जो हैं वो मैं जीरो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने वेट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो वेट आ रहे हैं उसको मैं जीरो कर देता हूँ, इसके अंदर जो वेट आ रहे हैं उनको इसकी वैल्यू को मैं जीरो कर देता हूँ और ये दोनों वेट ये वाले चलेंगे। इसके अंदर मैं इसको जीरो कर देता हूँ और इसको जीरो कर देता हूँ और इनको मैं चलने लगा देता हूँ। क्या आप रेंडमली कुछ नोड्स को, जो उसका कॉस्ट फंक्शन, उसकी जो जी की वैल्यू आती है
या जो एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू आती है उनको आप 0 कर दें और बाकियों को चलता रहने दें। रेंडमली करते जाएं, हर आइट्रेशन के अंदर इस तरह से करते जाएं, कुछ को 0 कर दें, तो आपका जो हाई वेरिएंस है वो बैलेंस होना शुरू हो। दिस इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने कहा कि आधी नोड 0 हो जाए और आधी चलती रहे, अगले लेयर्स में फिर आधी चलती रहे और आधी 0 हो जाए, और ये रेंडमली जो है वो चूज किया जाता है। इसको करते किस तरह से हैं, ये कुछ इसका कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि कितनी नोड्स को आपने 0 करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि इस लेयर के अंदर जो 80% नोड्स हैं वो वर्क करें और जो 20% नोड्स हैं वो 0 हो जाए, वो 0 हो जाए और 80% करती रहे। तो आप क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी कोड के अंदर एक प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं जिसको कहते हैं कीप प्रॉब 0.8। ठीक है, इसके बाद और 0.2 ऐसे हैं जो कि 0 हो जाएंगे, कि नोड के रहने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 हो जाए और जो नोड ना रहने की प्रोबेबिलिटी यानी कि वेट जो है वो 0 हो जाए। वो 0 वेट का मतलब है कि दिस नोड डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी मोर फॉर दिस हाइड्रेशन, और 0.2% जो है वो 0 हो जाए। तो हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और उसको D3 कहते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड नोड के लिए आपने कहना था, इसको डी मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज आपने नेम रखा और थर्ड लेयर के अंदर आप थे, थर्ड लेयर के अंदर आपने कुछ नोड्स को 0 करना था, तो आपने क्या किया, आपने एक एक मैट्रिक्स क्रिएट की जिसको D3 कहते थे। उसके अंदर आपने लिखा है np.random.rand a3.shape0, a3.shape1 लेस देन कीप प्रॉप। तो ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा जिसके अंदर बहुत सारी जगहों पे 1 होंगे, 8 जगहों पे, सपोज 10 लेयर्स थी तो 8 जगहों पे 0 होंगे और 2 किसी जगह पे रैंडमली 0 होंगे। यानी कि अगर 10 नोड्स हैं तो इसका मतलब है 8 नोड चलती रहेंगी और 2 0 हो जाएंगी। तो हर रो के अंदर उसकी डायमेंशन वही होगी जो कि वेट्स की डायमेंशन है या जो कि A3 की डायमेंशन है। तो इसमें से हर वेट्स के अंदर एक मैट्रिक्स क्रिएट होगी जिसके अंदर बहुत सारी जगहों पे 1 होगा और 2% ऐसी नोड्स होंगी जिसके अंदर 0 होगा। ये लाइन इस तरह से एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर देगी। इस मैट्रिक्स को आप A3 मैट्रिक्स के साथ करते हैं मल्टीपल। तो A3 के अंदर क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं जहां पे 0 होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वहां पे वो वैल्यू भी A3 के अंदर 0 हो जाएगी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आपको आवाज आ रही? जी सर आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं आप? सर अभी आई है, ओके पहले इशू आ रहा था, डिस्टॉर्शन हो रही थी। ओके, ये जो वाली जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, ये कहाँ तक आपने सर सुनी? स्लाइड तो कोई नजर ही नहीं आ रही। ओ खैर, कब से नहीं आ रही? सर अभी आपने रीच वन किया है मेरे ख्याल से। ओके, मैंने एक सेकंड जी, आप नजर आ रही है? जी सर अब आ रही है। हाँ, एक सेकंड।
ये स्लाइड आपने कहाँ तक सुनी थी? आवाज आ रही है? सर आप मुझे मैट्रिक्स का बता रहे थे। हाँ, कि आपने होना ये है कि ये जो इस तरह का न्यूरल नेटवर्क्स है उसमें से कुछ नोड्स आपने रैंडमली जीरो करनी है। तो ये उसका एक तरीका है कि आपने नोड्स को किस तरह से जीरो करना है। कि आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करें जो उसी डायमेंशन की होगी जो A3 की डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल आप थर्ड लेयर के ऊपर थे और आप उसको देखना चाहते हैं। आप ये चाहते थे कि उसमें 80% नोड जो है वो एक्टिव रहें और 20% जो है वो जीरो रहें। तो आप ये लाइन लिखेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें से उस लेयर के अंदर 80% नोड्स के अंदर 1 1 1 होगा या ट्रू ट्रू होगा और 20% नोड्स के अंदर फॉल्स होगा या 0 0 होगा। जब आप इस मैट्रिक्स को A3 एक्चुअल मैट्रिक्स के साथ वो जो थर्ड लेयर से निकला था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पे जीरो होगा, जीरो उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट होगी, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। उसकी आउटपुट जो है वो A3 की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। जब इस A3 को आप आगे Z4 के अंदर यूज करेंगे तो हाँ आप इस तरह से कोई फंक्शन लिखेंगे W4 इंटू A3 में वो नोड्स जीरो हो चुके होंगे तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। ठीक है, ओके। अब मसला इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसमें एक लाइन ज्यादा है, ये वाली जो सर्कल में की हुई। उसने कहा कि आखिरी लाइन में आप करें कि A3 डिवाइडेड बाय कीप प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमने 0.8 रखी थी, कीप प्रॉब, इसको A3 को इसके साथ डिवाइड कर दें। इसको मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्यों किया गया है। जब आप बहुत सारी नोड्स को जीरोस कर देंगे तो इन एक्चुअल A3 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने बहुत सारी नोड्स जो है वो ड्रॉप कर दी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ नोड्स ड्रॉप तो हो जाएं लेकिन जो Z4 के अंदर जब इसने कंट्रीब्यूट करना है तो A3 की वैल्यू वही हो जो एक्चुअल में आनी थी अगर हम वेट्स को, कुछ वेट्स को जीरो ना करते। तो उसको कि A3 की वैल्यू ऑलमोस्ट वही है तो आपने क्योंकि यहाँ पे 0.8 के साथ जो है वो इसको डिवाइड कर दें तो आपकी वो वैल्यू वही बन जाएगी, ऑलमोस्ट वही बन जाएगी अगर जो आप वेट जीरो ना करने से पहले आप कैलकुलेट करते तो वो वही बनती। तो इस तरह से आप उस वैल्यू को प्रिजर्व भी कर लेते हैं लेकिन कुछ वेट्स को जो है वो आप जीरो भी कर देते हैं। तो ये तरीका जो है जब आप करते हैं तो इसको कहते हैं ड्रॉप आउट, इन्वर्टेड ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। तो ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो किसी हाई वेरिएंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जी इसका कुछ समझ आई कि नहीं? हेलो। जी सर आ गई। कि आप बहुत सारे नोड्स अगर आपके पास लेयर्स हैं उसमें से कुछ कुछ नोड्स को आप रेंडमली खुद से ड्रॉप कर देंगे और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर लेयर के अंदर एक जैसी नोड्स ही ड्रॉप करें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हो सकता है आप 10% नोड्स को ड्रॉप कर दें और एक और हो सकता है उसके अंदर आप 20% नोड को कर दें और आखिरी लेयर में आप हो सकता है कुछ भी ड्रॉप ना करें क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए आखिरी नोड्स में, तो वो 100% के साथ जानी चाहिए। सर मैन्युअली करेंगे या रैंडम का जो हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया था पिछले ये लेक्चर। ये इस तरह से करेंगे कि आप हर लेयर के साथ एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसकी कीप प्रोबेबिलिटी रखेंगे कि इसमें से कितना ड्रॉप करना है। तो ये फंक्शन हर लेयर के साथ मुख्तलिफ होगी की प्रॉप। तो सर ये रैंडम के फंक्शन के साथ यूज होगा। ये नहीं, ये एक तरीका दिया है कि ये तरीका है कोड लिखने का कि इस तरह से कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत सारी वैल्यूज को जीरो करना है तो कैसे करेंगे? अब आप ये तो नहीं ना हो सकता कि आप मैट्रिक्स कोई बनाएं फिर उसकी कुछ वैल्यूज को कैसे जीरो करने जाएंगे। उसने कहा तरीका एक ये है
कि आप उसी डायमेंशन का जो आपकी इनपुट है उस डायमेंशन का आप एक मैट्रिक्स बनाएं और उसमें से रैंडमली कुछ वैल्यू 0 रख लें किसी एक प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो ये तरीका उसने कहा, ये तरीका है बनाने का। फॉर एग्जांपल आपने A3 थर्ड लेयर के अंदर आपने A3 के साइज का एक मैट्रिक्स बनाना था, तो आप इस तरह से लिखेंगे A3 डॉट शेप 0, ये रोज है, A3 डॉट शेप 1 ये कॉलम्स है, की प्रोबेबिलिटी लेस देन की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा जिसमें सारे 1 1 होंगे, लेकिन 20% ऐसी नोड्स होंगी जिसमें 0 0 होगा। तो जब आप इसको A3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 की वो सारी नोड्स 0 प्रोड्यूस कर देगी मल्टीप्लाई होने के बाद, जहां पे 0 था D3 के अंदर। तो वो इनपुट आपकी 0 होगी। तो जब वो अगले Z4 के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी तो वो एक्चुअल में 0 होगी। इट मीन्स कि वो नहीं कंट्रीब्यूट करेगी। यही तो आप चाहते थे कि कुछ नोड्स का इम्पैक्ट किसी सर्टेन स्पेसिफिक आइटरेशन के अंदर जीरोस हो जाए। तो जब आप रैंडमली ऐसा करते हैं कि कभी किसी को मिस कर देते हैं, कभी किसी को, अच्छा जब अगली आइटरेशन हो जाएगी तो हो सकता है पहली दफा ये 0 हुआ हो एक आइटरेशन के अंदर, अगली दफा में ये 0 हो गया, उससे थर्ड आइटरेशन में ये 0 हो गया हो। तो रैंडमली कभी कोई वेट 0 होता है, कभी कोई 0 होता है। तो इसका ये मतलब है कि कोई एक वेट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ योर मॉडल। हर वक्त कोई ना कोई ड्रॉप होता रहता है, हर आइटरेशन के अंदर रैंडमली ड्रॉप होता रहता है, क्योंकि ये हर जब कोड के अंदर चलेगा तो ये D3 हर दफा नया क्रिएट होगा। जब नया क्रिएट होगा तो कभी किसी जगह 1 आ जाएगा, कभी किसी जगह 0 आ जाएगा, तो रैंडमली वेट जो है वो ड्रॉप होते रहेंगे। जब ड्रॉप होते रहेंगे तो कोई एक सर्टन नॉइस जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता और वो जनरलाइज हो जाएगा। ओके ओके सर। ये उसकी ये थोड़ी सी बताइए ये कि उसी को कैसे ड्रॉप आउट वर्क कर रहा है कि ये नोट 0 हो रहा है। ये देखें इसमें उसने कहा कि ये 7% हो जाए, 7% हो जाए, इसमें 3%, 2 और इसके अंदर 1, ये कुछ भी आपकी हो सकती है की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। इसमें 0.7 थी, इसमें 0.5 थी, इसमें 0.1 है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, अदर रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, सॉरी ओवरफिटिंग टेक्निक्स है क्या आप अपने मॉडल को डिफरेंट टाइप का डेटा दें। फॉर एग्जाम्पल आपने कैट के इमेजेस चूज किए थे और आपने उठाए नेट से, तो आप इस तरह से करें कि उनको जो आपने वेट्स उठाए हैं ना, जो आपने इमेजेस उठाए हैं, उनको जरा ना डिफरेंट शेप्स दे दें। डिफरेंट शेप्स मीन के आप इस तरह करें, उनको ना टेढ़ा मेढ़ा कर दें कि आपने ये 4 उठाया था, आपने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, फिर थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, फिर थोड़ा सा और रोटेट कर दिया। या आपने इमेजेस उठाए थे, इनको छोटा बड़ा कर दिया, इनको ब्लर कर दिया, इनको वर्टिकल हॉरिजेंटल कर दिया। क्या आपने फॉर एग्जांपल 100 इमेजेस लिए थे और आपने उससे 500 इमेजेस उन्हीं से बना लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ केसेस आ जाते हैं और इसके अलावा आपके पास डेटा ज़्यादा हो जाता है। और हमने देखा था कि जब हाई वेरिएंस है तो उसमें भी आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत थी, डेटा की वेरिएशन की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अगर आप इस तरह से, इसको कहते हैं डेटा अगमेंटेशन, कि आपने ज़्यादा दे दिया तो आप किसी जगह पे पिक्सल को ज़्यादा कर देते हैं, किसी जगह कलर को ज़्यादा कर देते हैं, किसी जगह इसी तरह स्पीच का अगर डेटा है तो आप उससे मिलती जुलती स्पीच को कभी बारी कर देते हैं, कभी लाइट कर देते हैं। तो इस तरह से डेटा देने से आपका जो हाई वेरिएंस है वो कंट्रोल हो सकता है। अनदर मेथड इज अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग वैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मतलब कि ये आपके पास एक आप अपने सॉरी जो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं
जो डेटा सेट है उसको दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास ट्रेनिंग सेट होता है और एक आपके पास टेस्ट सेट या डेटा सेट होता है। आपने डेटा ट्रेनिंग सेट लिया, शुरू में बहुत ज़्यादा एरर थी, करते 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 कम होती गई, आपकी एरर जो है वो कम होती गई, करती गई। ये आपकी ट्रेनिंग सेट की एरर है। लेकिन जब आप डेव सेट के आप चलाते हैं उसी मॉडल के, ये भी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, इस तरह से होती गई। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन टाइम के बाद उसी मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग सेट तो कम होती जा रही है, लेकिन जो टेस्ट एरर है वो बढ़ता चाहिए शुरू होना है। इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास ये जो पहले हाई बाइस थी, हाई बाइस थी, हाई बाइस थी, ये लो 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 बाइस होती गई, होती गई, तो ये बहुत ज़्यादा लो बाइस हो गई। और यहाँ पे आपके पास ये मॉडल जो है वो इस तरह से जाता जाता ये मॉडल के अंदर जो एरर्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी इस स्टेज के बाद। क्या आपने ट्रेन किया, फॉर एग्जांपल आप आइट्रेशन को बढ़ाते गए, करते गए, करते गए, और यहाँ पे जाके आपका मॉडल जो है वो फुली ट्रेन हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 1% ही ट्रेनिंग एरर थी और 1% ही डेवलपमेंट सेट एरर थी, टेस्ट सेट एरर थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद आपकी क्या एरर है, आपकी एरर 0.5 रह गई, लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट सेट एरर है वो 2% हो गई। ये फ़र्क ज़्यादा पड़ना शुरू हो गया। यहाँ पे जाके आपकी ये ट्रेनिंग सेट एरर जो है वो 0 हो गई, जबकि यहाँ पे आपकी हो सकता है 15% हो गई। तो यहाँ पे मॉडल बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि ज़्यादा डेटा देने से उसमें ज़्यादा ओवरफिट होना शुरू हो गया। ये ज़्यादा ओवरफिट होना शुरू हो गया। आपको वो जगह चाहिए जहाँ पे जस्ट राइट हो, जिसको स्वीट स्पॉट कहते हैं। वहाँ पे जाके आपको मॉडल को रोक देना चाहिए, जहाँ पे आपके एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है ट्रेनिंग के ऊपर और टेस्ट के ऊपर भी एक्सेप्टेबल है, तो उससे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा जो ट्रेनिंग है वो भी आपके मॉडल को जो है वो ओवरफिट करती है। तो आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप उसको अर्ली स्टॉप कहते हैं, कि आप उसको, या टाइमली स्टॉप कह लें अगर अर्ली नहीं कहना, कि आप टाइम के ऊपर उसको स्टॉप कर दें, उससे ज़्यादा उसको ट्रेन ना करें। उससे ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो वो हाई वेरिएंस की तरफ या ओवरफिट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? बेटा जी क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। तो ये भी वन ऑफ द टेक्निक है। एंड ये डेटा अकोमोडेशन पहले हो गई है, ये दोबारा से। अच्छा, एक और टेक्निक है दैट इज कॉल्ड लेबल स्मूथिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी या किसी भी चीज के अंदर जब आप इसको इसके अंदर करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, तो हम हमेशा आइडियलिज्म की बेस पे करते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग जो टेस्ट डेटा सेट होता है उसके अंदर किसी जगह 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, और किसी जगह 0 होता है। तो 1 का मतलब सपोज हम कहते हैं ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये कैट नहीं है। तो इससे होता क्या है कि इसको लिखते कैसे हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, आप एक्चुअली में ये प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट अगर 1 है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर 1 है, कैट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट यानी कि 1 गिवन डेटा सेट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और अगर कैट नहीं है तो आपका फॉर्मूला ये होगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट गिवन एक्स इज इक्वल टू 1, के 1 में से उसको माइनस करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने हाईली आइडियलिज्म की बेस के ऊपर कैलकुलेट किया कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, तो तब आप कहेंगे ये कैट है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी जब ये 1 हो जाएगी
1 माइनस करने से ये 1 के बराबर होगी, तो तब आप कहेंगे ये कैट नहीं है। इतनी हाई आइडियलिज्म की बजाय अगर आप इसको थोड़ा सा लो कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह दें अगर 0.9% भी चांस हुए ना, तो मैं तब भी कह दूंगा ये कैट है। और इसके चांस अगर 0.1% भी हो गए, तो मैं कह दूंगा ये कैट नहीं है। 1%, 0.1, बजाय इसके कि ये बिल्कुल 1 हो, ये इसके भी 0.9 हो या 0.01 हो, कि आप पूरी एग्जैक्ट उसके ऊपर मैप ना करें। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेबल इज 0 is mapped to 0.01 and 1 is mapped to 0.09, तो आपका जो मॉडल है वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा। क्या आप हर चीज को उस वक्त ही ना कहें कि अब ये बताना शुरू हो गया कि हाँ ये कैट है, ये कैट नहीं है, बल्कि आप उससे थोड़ी एक्यूरेसी के ऊपर भी अगर आप कंप्रोमाइज कर लें, तो देन भी आपका मॉडल जो है वो जल्दी ओवरफिटिंग से बच सकता है। तो आप इस प्रोबेबिलिटी को जो 1 होती है, इसको थोड़ा सा कम कर लें जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में हो, तो देन आप ओवरफिटिंग से जो है वो बच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लेबल स्मूथिंग। दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। कि टोटल जो समरी आज का लेक्चर की वो यही थी कि आप अपने मॉडल्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक बायस होती है और एक वेरिएंस होती है। अगर आपके पास हाई बायस है, तो आप उसको मोर डेटा देके, मोर नंबर ऑफ द नोड्स और मोर नंबर ऑफ द लेयर्स या नेटवर्क को अच्छा आर्किटेक्चर सर्च करके आप उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जो ही आप हाई बायस को कम करते हैं, तो आप लो बायस की तरफ आ जाते हैं। लेकिन लो बायस का प्रॉब्लम ये है कि बायस को अगर आप लो करते हैं, तो आपकी वेरिएंस हाई होना शुरू हो जाती है। डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप इससे अवॉइड कर सकते हैं हाई वेरिएंस से। आपने लो बायस तो करना ही करना है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर एरर कम करनी ही करनी है। अब अगला आपका टारगेट ये है कि जब आप टेस्ट सेट करें तो तब भी एरर कम हो, लेकिन तब एरर ज्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट हो चुका होता है, हाई वेरिएंस हो चुका होता है। तो अब आपने हाई वेरिएंस को कंट्रोल करना है। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया कि आप रेगुलराइज फंक्शन यूज करें, ड्रॉप आउट नोड्स या ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन इसको यूज करें, या आप डेटा को अगमेंट करें, अपने डेटा को ज़्यादा अगमेंट करें, या आप क्या करें अर्ली स्टॉपिंग की टेक्निक को यूज करें, या आप लेबल स्मूथिंग करें। तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स करने से आपने अपने बायस को तो कम कर लिया, अब आपने वेरिएंस को भी कंट्रोल करना है। तो ये कुछ 5 से 6 टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप ओवरफिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लाजमी बात है किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर कि आप अपने वेरिएंस को कंट्रोल करें, क्योंकि नोड ऐड करना तो काम ही कोई नहीं है, वो तो आप कर देंगे, लेकिन आप फिर दूसरी ट्रेनिंग सेट के ऊपर तो आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह पे जाके आप फंस जाएंगे जब आप एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम के लिए सॉल्विंग के लिए उस नेटवर्क को चलाएंगे। जी बच्चों, हेलो, क्या हो गया? सारे सो तो नहीं रहे? लग गया सीधा। जी सर। ओके डन। जी। जी सर। ये मैं रख देता हूँ इसको भी, और बाकी नंबर आपको मिल ही गए होंगे जो भी थे। आपके ऊपर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग चलनी थी और नंबर आपके बहुत कम थे। जितना मैं अपलिफ्ट कर सकता था मैंने कर दिए। होपफुली ग्रेड ठीक ही होगा।